8 करोड़ रुपए की एक दलाल को दलाली दी गई है जो भारतीय व्यक्ति है। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जो मोदी सरकार ये कह रही थी कि राफेल की जो डील है भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में है, अगर ये मीडिया पार्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी तीसरे व्यक्ति को जो भारत का है उसे ही 8-8.5 करोड़ रुपए की दलाली दी गई है, तो इसका मतलब साफ है कि डील में कहीं ना कहीं घोटाला है। और ये बिल्कुल सच है, जो 30,000 करोड़ का राफेल का घोटाला है वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि जितने विमान मंगाने थे उससे कम करके केवल 36 विमान कर दिए। 126 विमान आने थे जो कांग्रेस के समय में, और बीजेपी ने उसको काट के कर दिया 36, लेकिन कीमत उसकी ज्यादा बढ़ गई। तो जब कीमत ज्यादा बढ़ी उसी का तो घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें राफेल के मामले में घोटाला नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुई। और मीडिया पार्ट की जो रिपोर्ट है वो तो ये भी कह रही है कि ये तो पहला पार्ट है, रिपोर्ट का पहला पार्ट है, अभी इसके 2 पार्ट और आने हैं, और 2 पार्ट में जो वो कह रहे हैं 2 में इससे भी बड़ा और तीसरे में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा गंभीर चीजें सामने आएंगी। इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस ने उस समय बोला, राहुल जी जिसको कहते रहे कि चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला हुआ है, वो बात पूरी तरह से सही है। और ये बात इसलिए भी सही सिद्ध होती है क्योंकि जैसे अगर आप देखें अरुण सोरेन जी वगैरह इन सब लोगों ने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट दिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट रखे, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, क्लीन चिट उसको दे दी, ये एक अलग बात है। और इसमें भी एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जिसको मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि किसी भी चीज के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है बंद लिफाफे में जो है कमेंट मांग लेती है। आप बंद लिफाफे में रिपोर्ट क्यों मांगते हैं? जहां रेप का मसला है केवल उस कार्रवाई को छोड़ के, क्योंकि रेप का अगर केस हो तो लड़की की गवाही वगैरह जब हो तो ये इन कैमरा होती है, यानी बंद दरवाजे के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है। तो सरकार एक मिनट, वही मैं उसकी आपकी बात पे आ रहा हूँ, वो आपकी प्राइस खोलने की बात पे आ रहा हूँ। सरकार कौन होती है ना खोलने वाली? और सरकार से मांगे नहीं गए थे, सीएजी से मांगे गए थे। सीएजी ने प्राइस क्यों नहीं खोले? सीएजी ने प्राइस की जगह पे XY क्यों लिख दिया? क्या पहले किसी रिपोर्ट में सीएजी ने ऐसा लिखा? नहीं लिखा। और जब मांगे जा रहे हैं कि जब घोटाला हुआ है तो सीएजी को बाकायदा बताना चाहिए कि इतने रुपए की डील है, इतने का जहाज है, इतनी इसकी कीमत है, ऐसा ही घोटाला है। लेकिन वो XY भी लिख के जो रिपोर्ट सीएजी की थी वो रिपोर्ट भी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी गई। मेरा यही एक सवाल है, इसको आप सब लोग समझने की कोशिश करें, ये देश की जनता को भी समझ में आना चाहिए कि जिस समय रेप का मुकदमा होता है और लड़की के बयान होते हैं तो वो इन कैमरा यानी कैमरे के अंदर, कमरे के अंदर अकेले में कार्रवाई होती है। केवल उसमें कोर्ट होती है, कोर्ट का स्टाफ होता है, गवाह वो लड़की होती है, सरकारी वकील होता है, प्राइवेट वकील होता है, ये लोग होते हैं, मुलजिम होते हैं। मुलजिमों को भी अब पर्दे में रखा जाता है, वहां ये स्थिति है। लेकिन बाकी सारी जो अदालत की कार्रवाई है वो ओपन कोर्ट में कहलाती है, यानी खुली अदालत में होती है, उसमें छुपा हुआ कुछ नहीं है। तो जब छुपा हुआ कुछ नहीं है और देश के सामने इतना बड़ा मसला है कि इतने बड़े डील में जो है 30,000 करोड़ का घोटाला है, तो सीएजी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में क्यों मांगी सुप्रीम कोर्ट ने और अपने आप देख के फैसला क्यों दे दिया? और फैसला दिया तो उसके बाद में पता लग गई कि रिटायर होने के 3 महीने बाद ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दलाली हुई है। और अब ये जो रिपोर्ट मीडिया पार्ट की आ रही है उससे बात सिद्ध हो रही है। तो जो आरोप लगाए गए थे 30,000 करोड़ के और बाकी राफेल के घोटाले के, वो सही है। सुरक्षा का खतरा बताया गया है कि अगर क्या बात का सुरक्षा का खतरा है, यही समझाने नहीं, क्या उसमें ये बताए जा रहे हैं कि हवाई जहाज में कौन सा पार्ट लगा है, हवाई जहाज में कौन सा बम लगा है, ये कैसे चलता है, वो बताया जा रहा है। उसमें यही तो चीज मांगी जा रही थी कि कितने में लिया गया और कितने की डील थी, कितने पैसे दिए गए और कौन कौन है बीच में, यही तो सीएजी ने बताना था। और क्या करना था? ये सब लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। अफसोस इस बात का है, यह दिक्कत ये है कि देश की अधिकतर जनता अनपढ़ है, उसको इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो उसे जैसा बताया जाता है उस पर विश्वास कर लेती है। हकीकत कुछ और है। लेकिन ये हकीकत सारी बाद में खुले से पुलवामा अटैक की हकीकत भी बाद में सामने आई। इसी तरह ये जो फाइटर जेट है इसकी हकीकत बाद में सामने आई। मैं समझता हूँ अगर पहले सामने आ जाए तो हल्ला मच जाएगा, तो फिर वो घटना घटेगी नहीं। अगर पहले होगा तो स्वाभाविक घटना के बाद ही लोग जागते हैं, जो सजग लोग हैं वो सचेत होते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों है।
क्योंकि घटना जिस तरह से दिखाई जाती है, हर समझदार व्यक्ति, हर सोचने वाला व्यक्ति उस पर सोचता है कि क्या जैसे बताई जा रही है ऐसे ही हुई है या कुछ और है। तो जैसे पुलवामा की आप बात करो, पुलवामा की घटना जिस तरह से हुई और 44 जो जवान हैं सीआरपीएफ के वो शहीद हुए, जिस इलाके में वो घटना घटी उस इलाके में हर मोड़ पर, हर 2-2, 3-3 किलोमीटर पर लगातार चेकिंग होती है। तो कैसे 300, 350 किलो या 250 किलोग्राम जो आरडीएक्स बताया गया कैसे पहुंच गया? क्यों नहीं चेकिंग हुई? कैसे हो गया? और उसके बाद में जिस तरह से 1.5 साल बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर करा के कोई भी उसमें दोषी नहीं है और आपने चार्जशीट फाइल कर दी। क्या हुआ? एक देवेंद्र सिंह आपने पकड़ा, उस देवेंद्र सिंह को टेक्निकल ग्राउंड पर 90 दिन में चार्जशीट फाइल ना होने के कारण बेल मिल गई, वो भी बच गया, सारा सब कुछ हो गया। ठीक इसी तरह से ये सारी चीजें आ रही हैं कि सीएजी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में पैसों की जगह XY क्यों लिखा गया था और वो रिपोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों देखी? वो पब्लिक को दिखाने में क्या दिक्कत थी? उसमें कहां लिखा था? आप उसको उसमें चर्चा नहीं करते? अगर कोई ऐसी चीज थी कि जिससे सुरक्षा की बात थी, और सुरक्षा कहां रही? जिस मामले में दलाली हो रही है उसमें सुरक्षा कहां है और सुरक्षा रहेगी कैसे? जिस कंपनी को आप ठेका दे रहे हो राफेल बनाने का, उस कंपनी को फाइटर प्लेन बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है, अभी कंपनी भी वहां स्थापित नहीं है। आपने देखा जिस समय की बात थी केवल एक गैरेज सा बना हुआ था और उसको करीब 140 जन कितने एकड़ जन हेक्टेयर जमीन दी हुई थी, था क्या वहां पे? कुछ भी नहीं था। तो ये सारी की सारी चीजें वो सवाल पैदा करती हैं जिनसे शक होता है और अब ये जो चीजें आ रही हैं वो शक यकीन में बदल जाता है। सवाल पैदा होता है ना कि जैसे 2-3 घटनाएं जो सामने आई बाद में खुलासा हुआ, तो ऐसी तो और भी जो घटनाएं हो सकती हैं, अभी बिल्कुल हो सकती हैं, समय में हो, बिल्कुल हो सकती हैं, आने वाले समय में हो सकती हैं। इनको रोकने का, ऐसी घटनाएं न हो, जिम्मेदारी किसकी है? स्वाभाविक है सरकार की जिम्मेदारी। और सरकार अगर ईमानदार होगी तो ऐसी घटनाएं या तो होंगी नहीं, और अगर होंगी तो जितने भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस सरकार में, मोदी सरकार में, तो धड़ल्ले से ये सारी चीजें हो रही हैं, दोषियों का पता नहीं है और पता भी है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मोदी जी बड़े साफ सुथरे बनते हैं कि ऐसी गवर्नेंस है, मोदी जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन उनके राज में ये सब कुछ हो रहा है। क्या माना जाए इसको? यही माना जाएगा कि कहीं सरकार ही तो इसमें शामिल नहीं है। जब राफेल डील पे राहुल गांधी ने बयान दिया था, बताया था कि इसमें घोटाला हुआ है, तो बीजेपी उनको पप्पू करार दे रही थी उस टाइम। नहीं, अगर मोदी जी को पप्पू कह दो तो क्या हो जाएगा? भाई आप किसी को किसी भी तरह से कह के अपमानित कर सकते हो। अपमानित करना, किसी पे व्यंग्य करना अलग बात है, लेकिन क्या पप्पू कह के आप जो काला धब्बा आपके चेहरे पर लगा है, आपकी सरकार के दामन पर लगा है, उससे आप मिटा सकते हो? वो काला धब्बा उस समय भी लगा था, सुप्रीम कोर्ट से आप बरी हो गए, चलो मान लिया सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है, आपके हिसाब से सारे काम हो गए तो आप बरी हो गए, और जिसने बरी किया आपको उस आरोप से, उसे आपने राज्यसभा का वो बना दिया, सांसद सदस्य बना दिया, MP बना दिया। लेकिन क्या उससे सच्चाई धुल गई? सच्चाई बंद हो गई, खत्म हो गई? नहीं हुई। और अब ये धीरे धीरे जिस तरह से मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आई है उससे वो सच्चाई उभर कर सामने आ गई है। तो इसका मतलब साफ है कि ये सारी चीजों में सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और सरकार ने ही ये घोटाले किए हैं, नहीं तो जवाब दे सरकार। बीजेपी तो मना कर रही है। बीजेपी तो मना करेगी भाई। कभी आपने देखा है किसी अपराधी को कहते हुए कि भाई हाँ मैंने अपराध किया है? और फिर बीजेपी जो सरेआम, मतलब झूठ बोलने में बीजेपी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेशर्मी से कोई व्यक्ति झूठ बोलता होगा तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सर सरकार तो कहती थी कि सीधी डायरेक्ट हमारी डील हुई, तो बिचौलिए कहाँ से आ गए इसमें? वही तो जवाब हम मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हो, मैं भी मांग रहा हूँ, सब मांग रहे हैं कि जब तुम कह रहे फ्रांस की सरकार से सीधी डील हुई तो ये पैसा कहाँ से चला गया? इसका मतलब ये है कि दाल में काला है, और मैं ये कह रहा हूँ दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली है, क्योंकि 30,000 करोड़ का मसला है, कोई 1-2 करोड़ का नहीं है, 30,000 करोड़ के घोटाले का मसला है। लेकिन जिस बिचौलिया का नाम आ रहा है वो तो बीजेपी के बहुत नजदीकी आदमी है। ये तो बीजेपी के नजदीक तो सारे के सारे, देखिए पार्टी कोई भी हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, ये जितने भी लोग हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये सत्ता के इर्द गिर्द ही रहते हैं। कोई इसका यार है, कोई उसका यार है, कोई इसका यार है। बात यह है कि कोई किसी का भी यार हो, अगर आप सही हैं, सरकार चलाने वाले लोग सही हैं और वो कहते हैं कि हम सही हैं, तो भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे तो भैया यही माना जाएगा सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अभी छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को लेकर जो
जो अभी जो घटना हुई 24 जवान शहीद हुए, एक जवान अभी भी कब्जे में है और वो मांग कर रहे हैं, उसे लेके देखिए, मैंने जो रिपोर्ट देखी है जितनी जो मेरे सामने में आई है, उसके हिसाब से ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनकी हर गतिविधि की, उनके हर मूवमेंट की, कदम कदम की जानकारी नक्सलियों के पास थी। कैसे थी भाई? अगर नक्सलियों के पास आपके हर कदम की जानकारी है, सुरक्षा बलों के हर कदम की जानकारी है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो गुप्त सूचना तंत्र है, वो पूरी तरह से फेल है। और जो नक्सली हैं, उनका जो तंत्र है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है और बहुत सटीक है। सर आप दूसरी बात, ये जो नक्सली समस्या है, इस नक्सली समस्या के विषय में सरकारों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और उसके पीछे सबसे पहले एक सवाल जरूर होना चाहिए। देखिए, मैं हूं, आप हैं, कोई भी व्यक्ति है, ये नक्सली भी इंसान ही है। आखिर इन्होंने हथियार क्यों उठाए? हथियार उठाने पर क्यों मजबूर हैं वो? क्या कारण है उसके पीछे? जब तक उन कारणों को आप नहीं जानोगे कि कोई व्यक्ति क्यों हथियार उठा रहा है, तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अमित शाह ने तो बोला है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा और जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं इसका एक तरीका बताता हूं। इस देश से बीजेपी को उखाड़ फेंको, कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट देना बंद कर दो, आराम से अपने आप ये नक्सलवादी समस्या जो है हल हो जाएंगी। आप कह रहे वोट देना बंद कर दो, लोग बिल्कुल मैं कह रहा हूं, वोट दे रहे हैं लोग। तभी तो ये सारी स्थिति है, क्योंकि यही नक्सलवाद पैदा करते हैं, यही आतंकवाद पैदा करते हैं, यही गुंडे पालते हैं, यही गुंडे पैदा करते हैं, तो खत्म कौन करेगा?